कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। आज पहली इकाई की दूसरी कविता फूल और कांटे, जो हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ी है। तो आज इस कविता का जो स्वाध्याय है उसे हम पूरा करते हैं। फूल और कांटे इस कविता के अंत में और अंतर्गत कुछ स्वाध्याय के लिए हमें प्रश्न दिए गए हैं। आओ उनको आज हम पूरा करते हैं। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल, निम्न आधार पर चर्चा करो। भूल, फूल, शूल, ये 3 शब्द जो दिए हैं, इन शब्दों के जो गुण हैं उन्हें ध्यान में रखकर भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल, इसके बारे में हमें कुछ लिखना है। तो आओ सबसे पहले इन शब्दों के अर्थ समझते हैं। भूल यानी गलती, फूल यानी सुखद अनुभव, शूल यानी कांटा, कांटा जो हमेशा चुभता है। तो आओ इसी आधार पर हम कुछ लिखते हैं। गलती करना यह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उन गलतियों से सीख लेते हुए भविष्य में गलतियां न करने का प्रयास भी करना चाहिए। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का यह कर्तव्य है कि दूसरे के हित अनहित को ध्यान में रखते हुए वह अपना कर्म करे। जहां तक संभव हो परोपकार की राह पर चलते दूसरों की राहों पर फूल बिछाए, जरूरतमंदों की हर संभव मदद करे। मनुष्य को फूल के जैसा जीवन जीना चाहिए, जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, न कि शूल के जैसा जो हमेशा दूसरों को कष्ट देता है। तो बच्चों, आई बात समझ में? हमें कोई भूल नहीं करनी है। हम फूल जैसे सभी के काम आए, न कि शूल जैसे हर किसी को चुभे। तो ये बात जरूर ध्यान में रखना। स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत दिए गए चित्रों से संबंधित सुनी हुई कोई कविता सुनाओ। देखो तो यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, पहचानो ये कौन से चित्र है। पहला चित्र बादल का है, दूसरा चित्र फूल का है, तीसरा चित्र चांद का है, चौथा चित्र तितली का है। तो आओ एक एक करके इन चित्रों से संबंधित कविताएं सुनते हैं। बादल। जब गरज गरज के आते बादल, तब
कितनी खुशियाँ लाते बादल। जब उमड़ घुमड़ के आते बादल, तब कितनी खुशियाँ लाते बादल। जब काले भूरे आते हैं बादल, तब हमको कितना डराते बादल। जब रिमझिम पानी बरसाते बादल, तब सबको कितना भाते हैं बादल। हे फूल, मिट्टी से जन्मा है फूल, तू कहाँ जा रहा है। हे मित्र, मैं प्रभु के चरणों में सजने जा रहा हूँ। कभी मैं किसी सुंदरी के गजरे में सजने जा रहा हूँ, तो कभी मैं किसी नेता का सत्कार करने जा रहा हूँ, तो कभी मृत्युशैया में श्रद्धांजलि बनने जा रहा हूँ। मेरा जीवन तो यही है मित्र, मिट्टी में जन्मा हूँ और मिट्टी में ही मिलने जा रहा हूँ। चंदा मामा। चंदा मामा दूर गगन से मेरे घर भी आओ ना। गाकर लोरी मीठी मीठी मुझको तुम सुलाओ ना। ले जाकर मुझे बादलों में मेरा मन बहलाओ ना। अपने गोदी के पलने में मुझको झूला तुम झुलाओ ना। आसमां की दुनिया में मुझको तुम सैर कराओ ना। मस्त पवन के झोंकों से मेरा सिर सहलाओ ना। तितली। रंग रंग के पंखों वाली तितली हमें लुभाती है। फूल फूल से मधु संचय कर पल पल उड़ती जाती है। अपने छोटे छोटे पंखों से मृदु संगीत सुनाती है। मुझे न पकड़ो फूल न तोड़ो हम सबको बतलाती है। मैंने समझा, इस शीर्षक के अंतर्गत अभी हमने जो कविता पढ़ी है, फूल और कांटे, इस कविता द्वारा हमें क्या बोध हुआ है, इसके बारे में लिखते हैं। किसी भी बड़े और गौरवशाली कुल में सिर्फ जन्म लेने से कोई बड़ा अथवा सम्माननीय नहीं बन जाता। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही समाज में मान सम्मान मिलता है। यदि कर्म बुरे होंगे तो निंदा, और यदि कर्म अच्छे होंगे तो प्रशंसा मिलती है। शब्द वाटिका। फूल और कांटे, इस कविता में जो नए शब्द आए हैं उनके अर्थ दिखते हैं। मेह यानी बादल, तन यानी शरीर, सोहना यानी शोभा देना, शीस यानी मस्तक, ढंग इसका मतलब है शैली, अनूठा यानी अद्भुत या अनोखा, कतरना यानी फाड़ना, वसन यानी वस्त्र, नीच इसका मतलब है अपना या पूरी तरह, वेदना यानी घायल करना, सुर इसका मतलब है देवता, निराला इसका मतलब है अद्वितीय, कसर जिसका अर्थ है अभाव, कमी या न्यूनता, और यानी भंवरा, बड़प्पन यानी गौरव, प्रतिष्ठा या भव्यता, शाम यानी सांवला। फूल और कांटे, इस कविता में आए कुछ मुहावरे देखते हैं। जी की कली खिलना, इसका मतलब है खुश होना। आओ इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य, बेटा परदेश से लौट आया तो माँ के जी की कली खिल गई। आंख में खटकना, नजर को बुरा महसूस होना। वाक्य, बुरी आदतें होने वाला व्यक्ति सबकी आंखों में खटकता है। बताओ तो सही, इस शीर्षक के अंतर्गत
तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। पहले, फूल का नाम, उसका उपयोग और उसका गंध। इस मुद्दों के आधार पर हमें जो फूल पसंद है उसके बारे में लिखना है। अब मैं आपको यहाँ एक फूल के बारे में जानकारी देती हूँ, लेकिन हो सके आपके पसंद का फूल कोई और है, तो आप उस फूल के बारे में जानकारी लिखनी है। देखो, यहाँ कमल के फूल की जानकारी दी है। मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह सफेद, लाल, नीला व गुलाबी रंग का होता है। प्रायः सफेद व गुलाबी रंग के कमल हमें आसानी से देखने को मिलते हैं। यह एक बड़ा फूल है, इसलिए इसकी पंखुड़ियां भी बड़ी-बड़ी होती है। यह फूल देखने में बहुत ही आकर्षक होता है। इसकी सुगंध भी मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। हिंदू देवी देवताओं, विशेषकर माता महालक्ष्मी को यहाँ यह फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल के पत्तों की लंबी डंडियों से एक तरह का रेशा निकाला जाता है, जिससे मंदिरों के दीपों की बत्तियां बनाई जाती है। इससे कुछ विशेष प्रकार के कपड़े भी बनाए जाते हैं। इसके रस से मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, जो बहुत लाभकारी होता है। इसके बीजों का उपयोग अनेक प्रकार की औषधियों में भी होता है। खोजबीन। इस शीर्षक के अंतर्गत आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करो। ये वर्गीकरण करते समय छोटे, मध्यम और बड़े पेड़, इनका नाम हमें लिखना है। तो आओ देखते हैं, छोटे पौधे कौन से होते हैं, मध्यम आकार के पौधे कौन से होते हैं और बड़े पेड़ कौन से होते हैं। देखो तो, छोटे पौधे होते हैं गुलाब, गुड़हल, गेंदा, सदाबहार, तुलसी और मेहंदी। मध्यम पेड़ होते हैं अमरूद, पपीता, केला, नींबू, सीताफल, अनार। बड़े पेड़ पीपल, बरगद, नारियल, आम, जामुन, नीम। तो बच्चों, इतने सारे पेड़ों के नाम हमने यहाँ लिखे हैं। आओ अब उस पेड़ों के चित्र भी देखते हैं। देखो, ये है गुड़हल का पौधा, ये गेंदे का पौधा, और ये पहचाना, ये है गुलाब। ये सदाबहार का पौधा है। ये तुलसी का पौधा। ये मेहंदी का पौधा है। अब हम मध्यम आकार के पेड़ या पौधे देखने जा रहे हैं। ये है अमरूद का पेड़, ये पपीते का पेड़, ये केले का पेड़, ये है नींबू का पेड़, ये सीताफल का पेड़ है और ये अनार का पेड़ है। अब हम बड़े पेड़, जिन्हें वृक्ष कहा जाता है, देखते हैं। ये है पीपल का पेड़, ये बरगद का पेड़, ये नारियल का पेड़, ये है आम का पेड़, ये जामुन का पेड़ है और ये नीम का पेड़ है। वाचन जगत से। संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के
खादी ग्रामोद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दों के आधार पर भाषण तैयार करो। तो मुद्दे दिए हुए हैं: कपास, धागा, बुनाई, निर्माण प्रक्रिया, वितरण, विक्रय। तो इन मुद्दों के आधार पर इस क्रम से हमें भाषण की तैयारी करनी है। चलो तो इन मुद्दों के आधार पर हम एक छोटा सा भाषण लिखते हैं। खादी ग्रामोद्योग के बारे में जानकारी। महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। खादी ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना और जनता व देश का विकास करना है। खादी के कपड़े शुद्ध रूप से सूती होते हैं। खादी के कपड़े के लिए बड़े पैमाने पर कपास की खेती की आवश्यकता पड़ती है। कपास के पौधों से कपास निकाला जाता है। उस कपास की चरखे पर कताई की जाती है, जिससे धागा बनता है। इस धागे से कपड़े की बुनाई होती है। उसमें मनचाही कारीगरी कर कपड़ा तैयार किया जाता है। इन तैयार कपड़ों को खादी की दुकानों में आवश्यकता अनुसार वितरित किया जाता है और फिर इन कपड़ों का विक्रय होता है। सदैव ध्यान में रखो, प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए, क्योंकि रोने से परिस्थिति तो बदलने वाली नहीं है। तो आओ इस पंक्ति के आधार पर परिस्थिति का सामना कैसे करना है, इसके बारे में लिखते हैं। हमें परिस्थिति के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, न कि घबरा कर कोई कदम उठाना चाहिए, जिससे कि हमारे पक्ष में होने वाली बात का भी विपरीत असर हो जाए। सबसे बड़ी बात, हमें किसी भी विपरीत स्थिति में धैर्य, सहनशीलता और शांति से निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समय और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की पहचान उसके बुरे दौर में ही होती है। ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जीवन के अच्छे दौर में तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सही फैसला करने में सक्षम होता है, लेकिन जब स्थिति प्रतिकूल हो तो उस समय व्यक्ति की सही प्रतिभा का आकलन किया जाता है। प्रश्न पहला, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क, उन पर डैश चांद भी एक हिस्सी डैश डालता है। उत्तर, रात में उन पर चमकता चांद भी एक हिस्सी चांदनी डालता है। ख, प्यार डूबी तितलियों के डैश कतर भौर काहे वेद देता डैश तन। उत्तर, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भौर काहे वेद देता शाम तन। एक वाक्य में उत्तर लिखो। च, फूल किनको गोद में लेता है। उत्तर, फूल तितलियों को गोद में लेता है। छ प्रश्न, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती। उत्तर,
बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। ज प्रश्न, कौन एक सा बरसता है? उत्तर, मेह एक सा बरसता है। झ प्रश्न, फूल किसको रस पिलाता है? उत्तर, फूल भौर को रस पिलाता है। भाषा की ओर इस शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। देखो, हमें यहाँ कुछ वर्ण दिए हुए हैं। इन वर्णों से हमें समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ियां बनानी है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ उदाहरण के तौर पर हमें एक जोड़ी बनाकर दी हुई है। पुष्प यानी फूल, रात इसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है दिन। इसी तरह इन वर्णों में से वर्ण लेकर हमें जोड़ियां बनानी है और उन जोड़ियों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आओ ऐसी कुछ जोड़ियां देखते हैं। समानार्थी शब्दों की जोड़ियां, पुष्प यानी फूल, मेघ बादल, हवा पवन, पानी जल। अब हमने इन समानार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाई हैं। आओ अब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। समानार्थी शब्दों से बनने वाले वाक्य। पहला वाक्य, मंदिर में ईश्वर को पुष्प ऑब्लिक फूल अर्पित करते हैं। दूसरा वाक्य, आसमान में काले मेघ बादल छाए हैं। तीसरा वाक्य, शीतल हवा पवन बह रही है। चौथा वाक्य, पानी जल ही जीवन है। तो इस तरह बनाए हुए समानार्थी शब्दों की जोड़ियों को हमने वाक्य में प्रयोग करके लिखा है। अब आगे विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां भी देखते हैं। विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां, रात दिन, छोटा बड़ा, अस्त उदय, सम्मान अपमान। विरुद्धार्थी शब्दों से बनने वाले वाक्य, भरत रात दिन में अपना काम पूरा करता है। अजय का घर छोटा बड़ा है। सूर्य अस्त उदय हो गया है। चौथा वाक्य, अपने कर्मों से व्यक्ति सम्मान अपमान प्राप्त करता है। अब हम देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में कुछ प्रश्न आपको दिए हुए हैं, उनके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न पहला, फूल और कांटे का जन्म और पालन पोषण में क्या समानताएं है? प्रश्न दूसरा, कांटा किस प्रकार का व्यवहार करता है? प्रश्न तीसरा, फूल का व्यवहार किस प्रकार का है? प्रश्न चौथा, फूल और कांटे के व्यवहार से कवि हमें क्या समझाना चाहता है? प्रश्न पांचवा, प्रकृति ने फूल के साथ कांटे क्यों बनाए? तो इन प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखना। आओ अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न पहला, फूल और कांटे के जन्म और पालन पोषण में क्या क्या समानताएं हैं?
उत्तर, फूल और कांटे एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। एक ही हवा, धूप, चांद उन्हें पालता पोसता है। एक ही चांद की चांदनी उन्हें मिलती है। प्रश्न दूसरा, कांटा किस प्रकार का व्यवहार करता है? उत्तर, कांटे का व्यवहार ठीक नहीं है। वह हमेशा दुख ही देता है। वह अंगुलियों को छेद देता है और पैर में चुभता है। तितलियों के पंख चीर देता है तो कभी भौरे के शरीर को छेद देता है। प्रश्न तीसरा, फूल का व्यवहार किस प्रकार का है? उत्तर, फूल अपनी खुशबू और सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। वह तितलियों और भौरों को अपने पास बुलाकर मीठा रस पिलाता है। प्रश्न चौथा, फूल और कांटे के व्यवहार से कवि हमें क्या समझाना चाहता है? उत्तर, फूल और कांटे के व्यवहार का उदाहरण देकर कवि हमें समझाना चाहते हैं कि कुल या वंश से किसी को मान सम्मान नहीं मिलता। किसी को भी मान सम्मान मिलता है उसके कर्मों से, उसके अपने व्यवहार से। प्रश्न पांचवा, प्रकृति ने फूल के साथ कांटे क्यों बनाए? उत्तर, प्रकृति ने फूल के साथ कांटे इसलिए बनाए कि लोगों को समझ में आए कि सुख दुख दोनों भाई है। प्रकृति के पास दंड और पुरस्कार दोनों ही है। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। बच्चों, आज हमने फूल और कांटे इस कविता का स्वाध्याय पूरा किया है। कविता पढ़कर स्वाध्याय को पूरा करते समय हमें यह बात समझ में आ गई है कि कुल की बड़ाई कभी काम नहीं आती है। हमें समाज में जो मान सम्मान मिलता है वह हमारे व्यवहार के ऊपर निर्भर होता है। तो हमें हमेशा अच्छा ही व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। अब हम अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।